नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। ये वीडियो विशेषकर उनके लिए है जो कोई प्रोडक्शन हाउस खोलना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं फिल्म से रिलेटेड, या कोई फिल्म बनाना चाह रहे हैं, वेब सीरीज़ बनाना चाह रहे हैं, सीरियल बनाना चाह रहे हैं, या किसी भी तरह का ऑडियो विजुअल प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं जिसमें उनकी अपनी कुछ पैसे उसमें इन्वॉल्व होना है। यानी किसी भी तरह के बिजनेस के लिए आप कुछ नया काम करने जा रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो ज़रूरी है देखना। बात करेंगे हम रेनी डे मनी की। रेनी डे मनी, वो जमा धन जो संकट के समय आपके काम आए और आपकी जो गाड़ी है पटरी से जो उतर गई है उसे फिर से पटरी पर ला सके। मेरे गुरुजी ने इसके बारे में बताया था कि बेटा, जब भी आप कोई काम करो, कोई धंधा करो, कोई बिजनेस करो तो 30% अपने बिजनेस का 30%, मिनिमम 30% आप अलग करके रख दो और उसे रख कर भूल जाओ। वो सिर्फ तभी निकालो जब आप संकट में हो, जब आपको लगे कि कोई मदद करने वाला नहीं है, उस समय यूज़ करना। यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं अपने 3 एक्सपीरियंसेस शेयर करने जा रहा हूँ और ये एक्सपीरियंसेस देखने के बाद निश्चित तौर पर आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा। और आप अगर इस तरह का कोई भी काम करने जा रहे हैं तो आप सावधान हो जाएंगे और जो भी काम करेंगे बेहतर करेंगे, जिसमें आप सफल जरूर होंगे। पहला एक्सपीरियंस है, हमारे एक मित्र थे, बहुत पहले की बात है, एक पांडे जी करके थे, वो जान पहचान के थे, मित्र भी मान लीजिए जान पहचान के। उनकी एक ही शौक थी कि काश उनके पास एक अपना कैमरा होता, क्योंकि वो दूसरे का कैमरा हैंडल किया करते थे, चलाते थे। यानी शादी में, वेडिंग में या किसी इवेंट में वो दूसरे का कैमरा से वर्क करते थे और काफ़ी अच्छा काम करते थे। उनकी जो टेकिंग थी, जो शॉट लेने का तरीका था, जबकि ज़्यादा सीखे नहीं थे लेकिन उनका सीखने की इच्छा ज़रूर रहती थी। किसी भी फिल्म को देखते थे, कुछ भी देखते थे, सोचते थे कि हम किस तरह से शूट करें। तो हर जगह से उनको कुछ ज़्यादा ही पैसा मिलता था, जो दूसरे ऑपरेटर लेते थे उससे कुछ ज़्यादा। तो उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा किए थे, 20,000 25,000 इकट्ठा कर लिए थे। कैमरा आती थी 50,000 का, जो एक प्रोफेशनल कैमरा होता था, कैम कॉर्डर जिसे कहते हैं उस ज़माने में। और बाकी पैसे उन्होंने लोगों से एडवांस ले लेकर कि भाई आपका काम कर देंगे, आप दीजिए। घर से कुछ लिया, यानी जहाँ से हो सकता था वहाँ से उन्होंने पूरा का पूरा पैसा ले लिया। और उनके पास किसी तरह से 49,000 के आसपास में हुआ, 1,000 और कहीं से उधार लेकर के किसी तरह से 50,000 का वो कैमरा लेकर आ गए। उनके पास अब कुछ भी नहीं था, एक नया कैसेट खरीदने का भी पैसा नहीं था। तो कैमरे के साथ जो एक बैटरी मिलती थी, एक लाइट वगैरह लिए, बस उतना ही उनके पास था। और वो जानते थे कि अगर कहीं हम परेशान हो भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई ना कोई तो दे देगा। पहला प्रोग्राम मिला उनको, उन्होंने खुद अपना कैमरा लेके गए। उनके मन में खुशी थी क्योंकि इसका पूरा का पूरा पैसा उनको बचने वाला था, किसी को देना नहीं था। यानी ऑपरेटर का पैसा ही उनको नहीं मिलना था, पूरा पैसा मिलने वाला था। लेकिन उनके साथ दुर्भाग्य था कि वो मेन प्रोग्राम के समय उनका बैटरी ड्रेन हो गई और बैटरी ख़त्म हो गया और उनके पास कोई दूसरा बैटरी नहीं था। कहीं भी फ़ोन कर रहे हैं तो कहीं से मिल नहीं रहा था। शायद उस समय लगन बहुत तेज थी और शादी का प्रोग्राम शूट कर रहे थे। इंपॉर्टेंट प्रोग्राम के समय वो चार्जर और बैटरी लेकर के चार्ज कर रहे थे 15 मिनट, फिर 15 मिनट के लिए आते, कुछ 5 मिनट शूट करके फिर चार्ज करते। पूरा का पूरा प्रोग्राम उनका सत्यानाश हो गया। पैसा तो एक नहीं मिला, डांट अलग खाने को मिली, ज़्यादा उनको बात सुनने को मिला, बहुत ज़्यादा बात सुनने को मिली उन्होंने। और दूसरा उनके साथ एक और घटना घट गई कि उनका कैमरा में कुछ पानी या कुछ गिर गया था ऐसा, जिसकी वजह से उसमें कुछ मॉइस्चर आ जाने की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई थी उनके हेड में। और 4,500 या 5,000 रुपये की खर्च उस समय आ गया था। उनके पास कोई पैसा नहीं था, कहीं से मिलना भी नहीं था, क्योंकि वो जहाँ जहाँ से ले सकते थे वो ले चुके थे। उनके पास लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता है, कैमरा को उसी हालत में सेकंड हैंड में आधे दाम में बेच दिए, यानी 25-26,000 उनको मिले। और उनका अपना जो जमा पूंजी था वो तो ख़त्म हो गया। और जहाँ जहाँ से उधार लिए थे, जहाँ जहाँ से लिए थे या एडवांस लिए थे, उनका काम करना या उनको पैसा वापस करना, वो जो 25,000 मिले थे वो ख़त्म हो गया, वहीं पर ज़ीरो हो गया और उनका अपना जमा पूंजी ख़त्म हो गया। और फिर से उनको मैंने देखा कि दूसरे का कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं। और ये इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास रेनी डे मनी नहीं था। अगर वो 15,000 रुपया जमा करके रखते, यानी 50,000 का कैमरा खरीदने के लिए 65,000 उनको जमा करना था, ताकि 15,000 इन परिस्थितियों में जहाँ पर कि एक्स्ट्रा बैटरी खरीदना पड़े या उसको रिपेयर कराना पड़े, ऐसी परिस्थिति में रहना चाहिए था, तो नहीं था। तो ये तो था दूसरे का एक्सपीरियंस जो हमें हुआ। अब मैं अपना दो एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ, जो रेनी डे मनी की वजह से मैं आज कुछ कर पाया उसके बाद।
पहला एक्सपीरियंस काफ़ी साल पहले की बात है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैं एक फ़िल्म हमने बनाई थी सिस्किया नाम से, जब मैं 12th में पढ़ता था। तो उसी समय हमने फ़िल्म की शूटिंग की कंप्लीट, और शूटिंग ख़त्म होते होते मेरे फादर को, पिताजी को लगा कि ये काम तो अच्छा कर रहा है, इसमें ही अगर मन है तो कुछ कर देते हैं। तो उन्होंने हमको एक लैब खुलवा दिया था जिसमें वेडिंग का मिक्सिंग हम लोग करते थे। शादी की जो मिक्सिंग होती, शादी के कैसेट शूट करके आते थे, दूर दूर से लोग आते थे, और हमारे यहाँ काम चूँकि बहुत अच्छा होता था इसलिए दूर दूर से लोग आते थे। और जो मार्केट में कॉस्ट चलता था 300 400 500 रुपये में लोग मिक्सिंग करते थे, हम लोग करीब 1200 या 1500 रुपये लेते थे, लेकिन उसमें मेहनत करके काम करते थे। तो वो काम होता था, उन्होंने खोल कर दिया था, और वो काम भी चल रहा था, मेरी पढ़ाई भी चल रही थी, और चूँकि उसमें मन लगा था, लेकिन मन में तो फिल्म बनाने की थी, तो मैंने फिल्म बनाया था। तो उसकी एडिटिंग के लिए मैं लखनऊ गया हुआ था, क्योंकि VHS में नहीं काम, VHS में शादी वगैरह का काम होता था, लेकिन वो काम हाई बैंड पर हुआ था। तो हाई बैंड की एडिटिंग लखनऊ में ही उपलब्ध थी। तो वहाँ पर मैं खुद गया, सीखा भी और एडिटिंग भी कर रहे थे, और करीब 15 दिन वहाँ पर रह करके हमको एडिट करना पड़ा। इस दौरान क्या हुआ, हमारे लैब में मेरा मित्र और पार्टनर सतीश चौरसिया बहुत अच्छा वेडिंग का या इवेंट का बहुत अच्छा मिक्सिंग करना, फोटोग्राफी करना या इससे रिलेटेड काम आज भी करते हैं, और बेहतरीन करते हैं। अपने एरिया में उनके जैसा कोई करता नहीं। तो वो वहीं पर थे, और हमारे और एक दो कैमरामैन थे, मार्केटिंग के बंदे थे। तो वो लोग गए हुए थे किसी ऐड की शूटिंग में, और बाय चांस फादर उस समय आए हुए थे बनारस में ही, और वो ऑफिस में थे, और उस दौरान रॉबरी हो गई हमारे ऑफिस में। हमारे यहाँ क्या क्या था, 3 VCR, जो एक AB रोल के लिए और एक रिकॉर्डिंग के लिए VCR था, 2 मिक्सर थे, आपको देखिए फोटोग्राफ भी मैं दिखाता जाऊंगा। एक था पैनासोनिक का AV5, E5 हम लोग बोलते थे। वो मिक्सर बहुत बेहतरीन काम करता है, उसमें ऑडियो वीडियो दोनों मिक्सिंग होता था। और इफेक्ट के लिए एक मिक्सर था MX1, वो वीडियोनिक्स का MX1 बहुत पॉपुलर मिक्सर था। इनके सहायता से 2 मिक्सर लगा करके हम लोग जो एडिटिंग का काम करते थे और मिक्सिंग का काम करते थे, वेडिंग का, इवेंट का, वो बहुत अच्छा होता था। सारे चीज़ ले करके, और मेरे फादर को घायल भी कर दिए, थोड़ा सा उनको चाकू से डराने के चक्कर में फादर ने उनको रोकने की कोशिश किया, हाथ वाथ में लग गया था। मेरे पास फ़ोन आता है कि ऐसा ऐसा हो गया है। मेरा पहला क्वेश्चन था कि पापा कैसे हैं। उन्होंने कहा कि, लोगों ने कहा कि नहीं ठीक है, उनका कोई दिक्कत नहीं है, अभी घर पर हैं, आराम कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न था हमारा कि उन VCRs में किसी क्लाइंट का कोई कैसेट तो नहीं फंसा था। तो बोला कि नहीं, जो रिकॉर्डिंग VCR था उसमें नया कैसेट था, और एक VCR खाली था। दूसरे VCR में नेचुरल का कैसेट था। नेचुरल का कैसेट होता है जिसमें पहाड़, पर्वत, नदी, नाले, झरने और पक्षियाँ, फूल, इस तरह के जो वीडियोज़ होते थे, स्टॉक शॉट वीडियो होते थे, जो हम लोग मिक्सिंग करते थे। जो ओरिजिनल शूट होके आता था कैसेट, उसके साथ मिक्सिंग लोगों को, वहाँ के देहात के लोगों को और कुछ लोगों को अच्छा लगता था कि वो आए, पहाड़ पर्वत आए। जब भी रोमांटिक गाने वगैरह चले, तो वो आजकल नहीं चलता, लेकिन उस समय चलता था। तो उसका कैसेट लगा, हम कहें चलो चलो कोई बात नहीं है, किसी को कुछ बताना नहीं है। हमने वहाँ से बोला मैं तुरंत आ रहा हूँ। आप किसी भी क्लाइंट को, जो हमारे डीलर होते, उसको डीलर बोला जाता है, तो बाहर से कैसेट लेके आते थे, उनको बताना नहीं है। उनको बोलना है 2 दिन बाद मिलेगा उनको। जो 2 दिन पहले आने थे, संडे आने थे, उनको ट्यूसडे को बोलो, ऐसे बोल दो। और मैं बाई कार लखनऊ में से बनारस आया, और उसी समय आते आते हमने बोल करके, उस समय तो ऑनलाइन नहीं होता था, फ़ोन करके मैंने बोला अपने एजेंट को कि भाई हमारा रात का टिकट दिल्ली का कर दो। आया, घर में फादर को देखा, पापा जी को देखा, वो लोग सब ठीक था। वो लोग बहुत दुखी थे कि अब मैं क्या करूँगा, ऐसा बोले थे। लेकिन गुरुजी ने मुझे सिखाया था 30% का, तो वो मेरे पास था किसी तरह से। पिताजी का ही था, अपना जो कमाया था उसको ही रखा हुआ था अलग से उसको, लेकिन इतना नहीं था कि हम पूरा का पूरा सेटअप खरीद सकें। तो उतना लिया। रात को पुलिस के पास थोड़ा सा जाना था, औपचारिक कुछ चीज़ें साइन वाइन करनी होती थी, क्योंकि उनको ये पुलिस केस था, चोरी का मामला था, डकैती का मामला था। तो फिर रात को मैंने दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ा। मॉर्निंग में दिल्ली पहुंचा। पहुंचते ही वहाँ पालिका बाज़ार, आप लोग अगर जानते होंगे, पालिका बाज़ार में एक 25 नंबर का एक दुकान है, 25 नीचे बेसमेंट में। वहाँ पर ऑडियो वीडियो सेंटर, वहाँ पर VCR वगैरह, मिक्सर वगैरह सब चीज़ मिलता था उस समय। खैर VCR के पैसे तो मेरे पास नहीं थे, लेकिन मैंने सोचा मिक्सर हमें नया लेना है, बढ़िया लेना है। तो वहाँ पर उसी समय, उसी दौरान आया था पैनासोनिक का 55 मिक्सर, AVE55। AVE जैसे 5 था पहले हमारे पास, E5 था, E55। तो E55 में ढेर सारे इफेक्ट्स थे, क्रोमा का बहुत सारे पैटर्न थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो मिक्सर मैंने उठाया, और आते समय ही फ़ोन कर दिया कि मेरे घर पर वीडियोकॉन का VCR था, वो VCR ऑफिस में लाया जाए। और 2 VCR मार्केट से रेंट पर मैंने ले लिया।
रात भर मैं सोया नहीं ट्रेन में, रात का ट्रेन वापसी का था, सोया नहीं। हमने उसका जो मैनुअल होता था, मैनुअल पूरा चाट डाला, पढ़ डाला, एक एक इफेक्ट याद कर लिया कि कहाँ से क्या होता है। सुबह ही मैंने सतीश को बुला लिया था, मैंने बोला कि भाई आ जाओ मिक्सिंग का काम स्टार्ट करते हैं। उनको हमने सारे इफेक्ट समझा दिए कि इसमें ये इफेक्ट है। उनका कटिंग बहुत अच्छा है, रिदम पर बहुत बेहतरीन सतीश जी वो कट करते थे। तो वो शुरू हो गए अपना, और मैं भी कहा कि मैं सोऊंगा नहीं, मैं बैठा रहूँगा। जो जब उसको लगे कि भाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं खुद करता था। 2 रात लगातार, एक दिन 2 रात हम लोग पूरा मैं जगा रहा और पटरी पर ला दिया। लेकिन अभी भी हमारे लिए ज़रूरी था कि जो रेंट पर वीसीआर आए हैं उनको वापस करना, जो घर से वीसीआर आया है उनको वापस करना, तो उसके लिए इतना पैसा नहीं आ रहे थे। हाँ, पैसा तो आना स्टार्ट हो गया क्योंकि जिनका जिनका मिक्सिंग करके दे रहे थे, और कैसेट ऐसे पड़ा रहता था, उसको ऐसे हाथों से हटाना पड़ता था कि चलो भाई इधर आ जाओ, बैठने का जगह हो, भरा रहता था। तो एनीवे काम स्टार्ट हो गया। उसी समय मेरे दिमाग में कुछ आया कि भाई हमको फिर से रेनी डे मनी इकट्ठा करना है। कैसे? क्योंकि अब अगर कुछ हुआ तो मैं कहाँ जाऊँगा? पुलिस अपना काम कर रही है, खोज रही है, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके लिए हमने सोचना छोड़ दिया। मैंने क्या किया, हमारे 30-35 या करीब 40 के करीब में डीलर्स थे, उन सबको मैंने एक मैसेज किया और एक पोस्ट कार्ड बनाया, लिखा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने मिक्सिंग में 20% का डिस्काउंट मिले, 20% काफ़ी होता है, अगर 1200 का भी अगर है तो 20% 240 रुपये हो जाते हैं, अच्छा अमाउंट है। अगर चाहते हैं तो आपको 5000 रुपये डिपॉजिट करने होंगे, जो आपको 1 साल बाद वापस मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, 5000 रुपये हम कर देंगे डिपॉजिट, हमारा 20% डिस्काउंट मिलने लगेगा, क्योंकि हर कोई 2 कैसेट 3 कैसेट 4 कैसेट लेकर के महीने में आते थे। तो उनको लगा कि ठीक है, 1000 रुपया तो हमको 5 महीने में 5000 रुपया वापस मिल गया, और साल भर में उनका जो मूलधन है वो भी वापस मिल जाएगा। तो तकरीबन 20-22 लोगों ने हमें 5-5 हज़ार रुपया दिए, उनको रसीद काट के दिए। मेरे पास 1 लाख से ऊपर कुछ जमा हो गए। मैंने पुनः क्या किया कि जो मिक्सर का पैसा था, 50-60 हज़ार का मिक्सर खरीदे थे शायद, 60,000 का, तो 60 हज़ार अलग कर दिए, बाकी 40 हज़ार और प्लस अपना जो इधर बीच की इनकम थी उसमें और 10-20 हज़ार रुपया मिला करके 3 नए वीसीआर SD25 मैंने खरीदा। SD25 जैसा कि मैंने बताया फ्रेम वाइज उसमें आप एडिट कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन वीसीआर होता था। तो 3 SD25 वीसीआर लिया, जिनसे रेंट पर वीसीआर लिए थे उनको मैंने वापस किया, घर वाला वीसीआर घर पर गया और काम स्टार्ट हो गया। और विदिन 2 to 3 मंथ्स हम लोग एज इट इज़ हो गए, यानी कोई भी मेरे ऊपर कर्ज नहीं था और रेनी डे मनी अपना फिर से जमा हो गया। इसके बाद 2 साल के बाद का दूसरी घटना मैं बताने जा रहा हूँ। तब तक क्या हुआ, सिटी केबल का आगमन हो चुका था बनारस में। उस समय लोकल चैनल चलते थे, लोकल टीवी, लेकिन सिटी केबल जब आया तो सारे लोगों को सिटी केबल से जुड़ जाना पड़ा और सिटी केबल को वहाँ के लिए लोकल प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ी। चूँकि हमारा काम बेहतर होता था तो हमें 3 प्रोग्राम्स मिले। पहला था सिटी अंताक्षरी, जिसको बाद में जेट नेटवर्क्स वालों ने स्पॉन्सर किया, तो जेट अंताक्षरी नाम हो गया। आप जेट का ऐड अगर देखेंगे, जेट वॉशिंग पाउडर का, जेट का डिटर्जेंट, जेट का अंडरवियर, बनियान, ये सब चीज़ बनते थे। तो उनका हम लोगों ने स्पॉन्सरशिप लेकर के शूटिंग चालू किया और मल्टी कैम सेटअप पर करते थे, यानी इंटर स्कूल कंपटीशन करा दिए अंताक्षरी का या कुछ करा देते। उस समय ऑलरेडी सारेगामा और अंताक्षरी जो जी टीवी पर होता था वो चल रहा था, और ये सिटी केबल जी वालों का ही ये एक चैनल था, मैंने जी और सिटी केबल एक ही प्लेटफॉर्म के थे। तो उनसे बहुत सारे सहयोग भी मिल जाते थे। कभी अनु कपूर जी को बुला लेते थे अपने प्रोग्राम में, कभी गजन सिंह जी आ जाते थे, कभी और सिंगर आ जाते थे। इस तरह से होता था। सिटी केबल का बहुत ज़्यादा सहयोग था उसमें, मिस्टर आलोक पारिक जी का। एनीवे, अब हम लोग का काम चलने लगा। एक दूसरा प्रोग्राम था सिटी मनोरंजन, जो वीकली ऐसे होता था, जो हमारे शहर में मनोरंजन के कार्यक्रम होते थे, इवेंट होते थे, उसको एक एंकर के जरिए पेश किया जाता था एक मनोरंजक तरीके से। उसका नाम था सिटी मनोरंजन, वो भी रेमंड्स के द्वारा स्पॉन्सर हो गया। एक प्रोग्राम था अंदर बाहर, जो बिजनेस प्रोग्राम था, जो वहाँ पर पूरे बनारस और आसपास के जो भी बिजनेसेस होते थे, बिजनेस हाउस होते थे या कोई बड़ा शोरूम होता था, हर एक एपिसोड में एक बिजनेस को लेकर के हम लोग प्रोग्राम बनाते थे। तो हमारा हर हफ्ता पूरा बिजी रहता था, शेड्यूल, शूटिंग हो रहा है, लोग आ रहे हैं, इस तरह से। हमारा एक लैब हुआ करता था, यानी एडिटिंग लैब हुआ करता था, जहां हम लोग पोस्ट प्रोडक्शन का काम करते थे। ईशा टीवी के अंतर्गत ही था हमारा, आज भी ईशा टीवी के नाम से ही प्रोडक्शन हाउस है।
तो उसका लैब देखने के लिए बाहर से लोग आते थे, अरे इतना बढ़िया से सजा के रखा है, जबकि रेंट पर था पूरा, लेकिन हमने रेंट पर भी इतना ज़्यादा खर्च करके उस लैब को बनाया था। चारों तरफ कंप्यूटर, वीसीआर, मिक्सर, लाइटिंग, बहुत सारी चीज़ें करके रखा था। तो उस लैब का एसी खराब हो गया था, जो विंडो एसी होता था वो एसी खराब हो चुका था और एसी गया था बनने। तो वहाँ पर जब एसी चला गया तो वहाँ पर हम लोगों ने प्लाई लगा कर के, प्लाईवुड का टुकड़ा लगा कर इसको टेम्पररी बंद किया था। मैंने लोगों से कहा कि भाई कोई बाहर से अंदर तो नहीं आ जाएगा ढकेल उकेल कर? तो बोला कि नहीं, कैसे आ सकता है, बाहर भी कवर लगा हुआ है, अंदर से आपने प्लाई लगाया है और कौन आ जाएगा ऐसे, कोई आके दिखाया। लोगों ने कहा, हमने भी मान लिया कि चलो ठीक है, ऐसा हो सकता है। 3-4 दिन बाद की बात है, हम ऑफिस आए, ऑफिस वगैरह खुला, हमारा जो ऑफिस बॉय था उसने ताला वगैरह खोला, फिर आके बोल रहा है कि सर लैब नहीं खुल रहा है। हम कहे लैब खुल नहीं रहा? बोले चाबी खुल घूम रहा है? बोला हाँ, लेकिन खुल नहीं रहा है। हमारे दिमाग में क्लिक किया, हम कहे दौड़ के पीछे जाओ, देखो कि पीछे एसी वाली जगह से कोई घुसा तो नहीं, अंदर से बंद तो नहीं कर दिया। वही हुआ, वो लड़का फिर से गया एसी के अंदर से घुसा, घुस के जब दरवाज़ा खोला, हम लोग अंदर आके देखें कुछ भी नहीं है, कोई वीसीआर नहीं है। उस समय कैमरा भी था, मल्टी कैम का कैमरा गायब है। हमारे पास डीएसएलआर था, वो भी चोरी हो गया। चोरी हुआ, पिछली बार डकैती हुआ था, इस बार चोरी हुआ। मिक्सर गया, हाँ बड़े बड़े मॉनिटर जो टीवी वगैरह थे वो सब रहा, क्योंकि वो सब निकालना मुश्किल था, उसके अंदर से जा नहीं पाता था। जो चीज़ जा सकता था, इवन हम लोगों ने आगे आने वाले दिनों में, हमने और सतीश ने कोट सिलवाया था, उसको एक बार भी पहना नहीं था, वो आया हुआ था, वो रखा हुआ था, वो कोट भी ले गए। बड़ा अफसोस हुआ उस समय, मैंने माथे पर हाथ सबका हो गया कि अब क्या होगा, क्योंकि 2 दिन बाद हमारा एक टेलीकास्ट था अंताक्षरी का, और वो एक कैसेट भी उस वीसीआर के साथ चला गया था। चूँकि हम लोग जब भी शूटिंग करते थे तो 2-2 कैसेट पर रिकॉर्डिंग करते थे, इसलिए एक कैसेट बचा हुआ था, तो कैसेट बाहर ही था, उसको कोई ले नहीं गया। तो हमने कहा कि अब एडिटिंग कैसे करेंगे। फिर से वही चीज़ हमने बोला कि उनको बोलो कि टाइम से मिल जाएगा। फिर से कहानी दोहराई गई। फिर से मैं दिल्ली गया, वहाँ से इस बार एनिली लेके आया, नॉन लीनियर एडिटिंग सिस्टम लेके आया, यानी कंप्यूटर बेस्ड एडिटिंग टेबल लेके आया, और 1-2 वीसीआर भी लेके आए, कुछ रेंट पर मंगाए, और फिर से स्टार्ट कर दिए। तब तक से एडिटिंग का काम जो अंताक्षरी का बाकी था, वो पोर्शन किसी दूसरे जगह जा कर के, दूसरे का जो वेडिंग का होता था वहाँ जा कर के हमने सतीश को भेज करके करवाया, और नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में आ गया, उसी दिन शाम को टेलीकास्ट करना था, फिर उसको एनएलई पर ला करके उस पर थोड़ा सा और इफेक्ट के साथ हमने बनाया। तो रात को जब टेलीकास्ट हुआ तो लोग कह रहे इसमें ये इफेक्ट ऐसा भी हो रहा है क्या, आजकल ऐसा कास्टिंग हो रहा है क्या? हमने कहा हाँ। तो वो फिर से सोने पे सुहागा हो गया, और हमने प्रोग्राम का जो कॉस्ट रखा था पर एपिसोड का कॉस्ट, वो एपिसोड का कॉस्ट भी 10-15% हमने इंक्रीज़ किया कि भाई देखिए इसमें ये खर्च आ रहा है, तो 15% हमको बढ़ के मिलने लगा अगले हफ्ते से। और फिर से उसमें जैसे ही इनकम हुआ तो हमने सबसे पहला काम किया, जो रेनी डे मनी है उसको अलग करके रख दिया। तो आप समझ गए होंगे कि मेरे साथ 2 घटनाएं, इधर बीच भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई जिसमें हमको रेनी डे मनी बचाया। आज भी इस लॉकडाउन के पीरियड में भी हमने अपने किसी भी कर्मचारी को, किसी भी अपने स्टाफ को, किसी भी अपने साथ के सहयोगी को नहीं बाहर निकाला, सबको टाइम टू टाइम सैलरी दिया, रेंट जो अदा करना था वो दिया, जो भी हमारे जिम्मेदारियां थी वो मैंने पूरा किया। जबकि इस समय जो शूटिंग पूरी तरह से बंद थी 4-5 महीने, बहुत सारे नुकसान सबका हुआ, लेकिन रेनी डे मनी की वजह से आज मैं स्टेबल हूँ, और 6 महीना साल भर अगर नहीं भी कुछ होता है तो हम इसी तरह से चलते रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तब तक तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता भगवान दिखाई देते हैं कि जिससे आप आगे जा सकें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके पास जितना भी पूंजी है उसका 70% अपने बिजनेस में लगाइए, 30% रेनी डे मनी के लिए अगर रख देंगे, चाहे फिल्म बनाना हो, सीरियल बनाना हो, वेब सीरीज़ बनाना हो, या प्रोडक्शन हाउस खोलना हो, किसी भी तरह का। और मैं तो कहूँगा ये वीडियो हर एक बिजनेस के लिए, हर एक जॉब के लिए, हर एक जगह के लिए ज़रूरी है, ताकि कभी भी आपके आंसू न निकल आए कि अरे अब मैं क्या करूँ, ये ना हो। पता नहीं ये वीडियो आपको कैसा लगा हो, टेक्निकल से कुछ हट के, लेकिन जीवन की सच्चाई मैंने इसमें बताई है, और हो सकता है ये आपको आगे काम आए।
IFTA online filmmaking course is very powerful and helpful for all filmmakers. Join it and turn dreams into reality. IFTA online filmmaking course is very practical and scientifically designed for making professional movies, serials, ad films, documentaries, short films, and all types of commercial audiovisual projects. Join now.